बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा फ़ेसबुक के ज़रिए रब्ता हुआ और बात होनी शुरू हुई। सही से वो काफ़ी बोल्ड लेडी थी। मैं इनसे हल्की-फुल्की डबल मीनिंग बातें भी कर लेता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सुबह उठा तो व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस आए हुए थे कि तुम मिलने आओ, वो गुजरांवाला में रहती हैं। तो मैं इनसे दिन उठा, तैयार होकर गुजरांवाला इनसे मिलने निकल गया। बाइक पे ही मुझे इनके घर का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सियालकोट बाईपास पे जाके मेरा नाम नोमी है। मैं इस वक्त मेरी उम्र 29 साल है और जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आज से 3 साल पहले शुरू हुई, जब मेरी उम्र 26 साल थी। तो बात इस वक्त की है, जब मैं दुबई से छुट्टी आया हुआ था और इन दिनों मैं बहुत परेशान था क्योंकि 1 महीना पहले इन लड़की की कहीं और शादी हो गई थी, जिस पे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। गलती से मेरे घरवालों की इन्होंने वहाँ रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं घरवालों से भी कटा-कटा रहता था और उदास रहता था और अपना ज़्यादातर वक़्त घर के बाहर ही गुज़ारता था। थोड़ा दोस्तों के साथ, ज़्यादा वक़्त सियालकोट के फ़ातिमा जिन्ना पार्क में तनहा बैठ के। मेरी एक ख़ाला हैं, जिनसे घरवालों का झगड़ा है और वो हमको मिलती हैं। ना हम तकरीबन जब से मैंने होश सँभाला है, ये हमारे ऐसे ही घर चलता रहा है। जब मैं दुबई था, लेकिन मेरा फ़ेसबुक के ज़रिए रब्ता हुआ और बात होनी शुरू हुई। सही से वो काफ़ी बोल्ड लेडी हैं। मैं इनसे हल्की-फुल्की डबल मीनिंग बातें भी कर लेता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सुबह उठा तो व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस आए हुए थे कि तुम मिलने आओ, वो गुजरांवाला में रहती हैं। तो मैं इनसे इस दिन तैयार होके गुजरांवाला से इनसे मिलने के लिए चला गया। बाइक पे ही मुझे इनके घर का बिल्कुल एड्रेस पता नहीं था। मैं सियालकोट बाईपास पे जाके इनको कॉल की, तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाया, तो मैं इनके घर जा पहुँचा। हालाँकि उम्र को तकरीबन 43 तक होगी। इनकी 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। इनके शौहर काम के लिए लाहौर रहते थे और हफ़्ते बाद वापस आते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक मैट्रिक में थी। बाकी 2-2 साल के फ़र्क से छोटे थे। ख़ाला को मैं पहले फैमिली फिंगर्स में देखा था हुआ, लेकिन आज मैं इनको सही से देखा था। मेरी ख़ाला क्या कमाल का माल थी। सही ऊँची लंबी और बड़े-बड़े दूध और बाहर को निकली हुई सेक्सी गांड। आप इन के फिंगर्स और ख़ूबसूरती का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा फैसल। ख़ैर, उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और ज़ोर की जप्पी डाली, तो इनके अकड़े हुए दूध मेरी छाती पे महसूस हुए। वो दूध फुल गर्म थे। उन्होंने ये हग अपने बच्चों के सामने ही किया था। मैं कोई इतना नर्वस नहीं हुआ क्योंकि इनके बारे सोच के बारे में पहले भी बहुत गर्म हुई कि मूड मार चुका था और ना ही ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। मैं इनसे पहले भी 2-3 बार मार चुका था। अलग-सलग के बाद सब बैठे बातें हो रही थी, खाना खाया और बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक और ख़ाला की बेटी के बारे में इसकी शादी हुई। दोबारा पहले इसका हस्बैंड फ़ौत हो गया और इससे एक बच्चा है और फिर दोबारा शादी की। इनकी घरवालों ने एक बूढ़े साथ तो इसके साथ इसकी निभ ना सकी। मैं इससे भी एक बच्चा है और वहाँ से भी तलाक हो गई। अब वो सियालकोट में रंगपुरा में एक किराए के मकान में रहती हैं। ख़ाला ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ दिन तक सियालकोट के घर इनके घर जाना है, वहाँ जाकर मुझे कॉल करेगी तो मैं वहाँ मिलने आऊँ। यहाँ ये बात बता दूँ कि मेरी ख़ाला की बेटी को ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और मैं समझ गया था कि ये कोई आंटी टाइप होगी। ख़ाला ख़ैर, ख़ाला के घर थोड़ा और टाइम गुज़ार के ख़ाला की छाती को बंद को देख-देख के आँखें ठंडी करके मैं वापस सियालकोट के लिए निकल आया। वापस सियालकोट आके मैं अपनी कज़न के बारे में सोचा, वो बेचारी कितनी बदकिस्मत होगी जिसका दोबारा घर उजड़ गया। कुछ दिनों बाद ख़ाला सियालकोट इसके घर आई और मुझे कॉल करके बुलाया और यहाँ तुम आओ। सर्दियों के दिन थे। मैं नहा उठा, नहा धो के 12 बजे इनके मोहल्ले जा पहुँचा। फ़ोन करके घर की लोकेशन पता की, जो समझ नहीं आती आ रही थी क्योंकि घर काफ़ी अंदर था। गलियों में तो कज़न का बेटा मुझे लेने आ गया। इसके बेटे की उम्र 14 साल होगी। मुझे अभी तक लग रहा था कि कोई आंटी ही होगी जिसका बेटा इतना बड़ा है। जब मैं इसके घर पहुँचा तो इसके लड़के ने बताया कि ख़ाला छत पे धूप में, तो मैं इसके साथ छत की तरफ ही चल दिया। इसके घर का नक्शा समझा दूँ कि इसका घर किराया का था और नीचे कोई और किराएदार रहते थे। बाहर से लोहे वाली सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी और ये लोग ऊपर रहते थे। मेन दरवाज़ा एक लोहे की ग्रिल थी। इसके आगे एक कमरा था जहाँ बेड भी रखा हुआ था और इसी के साथ अटैच वॉशरूम था। ये कमरा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों ही में होता था। इससे आगे छोटा-सा हॉल था जिसमें ओपन किचन था और इससे आगे
एक और कमरा था और इसी में से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। मैं जब किचन के बाहर से गुज़रे के ऊपर जा रहा था तो वहाँ में एक लड़की नज़र आई जिस पे मैं इतना गौर नहीं किया और ऊपर खाला के पास चला गया। खाला ने पहले की तरह भी मुझे जप्फी डाली और मुझे मिलकर नीचे चटाई पे बिठा दिया जहाँ कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पड़ी थी। आज खाला ने दुपट्टा नहीं पहना था जिससे खाला आधे-आधे दूध साफ नज़र आ रहे थे, जिसको देख के पैंट में ही मेरा टाइट होना शुरू हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता मुझे सरप्राइज़ मिलने का टाइम था। खाला की बेटी जिससे मैं मिलने आया था वो छत पे आई जिसको देख के मेरे होश उड़ गए। जिसकी मैं आंटी का ख़्याल कर रहा था वो एक 30 साल की खूबसूरत और ऊँची लंबी लड़की थी जो बिल्कुल खाला की जवानी की कॉपी लगती थी। बैठे बातें शुरू हुई तो पता चला कि इसकी पहली शादी तब हो गई थी जब इसकी उम्र 15-16 साल थी और इससे मैं पहले ही बेटा हो गया था। खाला समीना की निस्बत आयशा मुझे शरीफ और अच्छी लड़की लगी क्योंकि इसने अपने सारे जिस्म को अच्छे से कवर किया हुआ था और इसकी नज़रें भी झुकी रहीं, जिसकी वजह से मेरे दिल में इसके लिए कोई गलत ख़्याल ना आया। इसने बताया कि वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है। तालीम मैट्रिक थी इसलिए छोटे बच्चों को समझा लेती हैं और कुछ इसके अब्बू इसकी हेल्प करते हैं तो इसका गुज़ारा हो जाता है। इसके अलावा वो लोगों के कपड़े भी सिलाई करती हैं। इस सारी मुलाकात में खाला समीना ने मुझे अपने दूध दिखा-दिखा के गर्म किए रखा। दिल तो कर रहा था कि अभी इस पे चढ़ जाऊँ, लेकिन सब्र करा। वहाँ बैठे-बैठे बातें करते-करते मैं आयशा से काफ़ी काफ़ी फ्रैंक हो गया और एक अच्छी लड़की थी। इसने काफ़ी किस्म की कोई फ़िज़ूल बात नहीं की। यहाँ वक्त गुज़ारते-गुज़ारते मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। वो ये था कि मैं आयशा के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाऊँ और एक अपनी जवान 2 गर्लफ्रेंड थी जिनकी के लिए जगह का होना मुनासिब मसला था। तो इसको इसके घर लाके कर सकता था। ये एक सेफ और मुनासिब जगह थी और लाया भी इसके वक्त जब आयशा और इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठे नंबर माँगने की मेरी हिम्मत ना हुई। शाम हुई तो खाला ने भी वापस गुजरांवाला जाना था। इसका छोटा बेटा जो 9-10 साल का है वो भी साथ हो लिया। तो खाला ने कहा कि हमको भी लारी अड्डे से गाड़ी पे बिठा दो। मैंने हाँ कर दी और इनको बाइक पे पीछे बिठा दिया और खाला मेरे पीछे जुड़ के बैठ गई। खाला समीना के टाइट दूध मेरी बैक पे सही से फ़ील हो रहे थे। मेरे लिए ये सफ़र काफ़ी मज़े का था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खाला पे अगर मैं ट्राई करूँ तो वो मुझसे करा लेगी। कुछ और भी लालची औरत थी और मैं बाहर से आया था। अच्छे पैसे थे मेरे पास और इसके अलावा मेरे जैसे जवान लड़के से करवाना आजकल की आंटियों का मशगला बन गया है। जब मैंने इसे लारी अड्डे जाके उतारा तो खुद ही टिकट्स लेके दे दिए। गाड़ी निकलने में अभी थोड़ा टाइम था। इसके लिए जूस लाया और अपने लिए भी। बातों-बातों में खाला ने आयशा का नंबर माँगा, जो खाला ने झिझकते हुए दे दिया और सख्त ताकीद की कि ऐसी-वैसी कोई बात ना करना, वो सीरियस लड़की है। मैंने इनसे कहा कि आप बेफ़िक्र रहें और इनको गाड़ी पे बिठा दिया। घर आ गया और रात को मैंने आयशा को हेलो का मैसेज किया, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब आगे से जवाब ना आया तो मैंने कॉल मिला दिया। आयशा ने कॉल पिक की। आयशा, हेलो कौन? अस्सलाम वालेकुम कज़न, कैसी हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन हैं? मैं आप तो बड़ी जल्दी भूल गई हैं, नौमी हूँ, आज ही तो आप हमारी मुलाकात हुई है आयशा। ओह अच्छा तुम कहाँ से नंबर लिया मेरा? मेरा मोबाइल पकड़ा था उसने, मैं इससे निकाला था। मैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आयशा खाला समीना से लिया है आपका नंबर। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरा कॉल करना, मैं बंद करके नंबर डिलीट कर देता हूँ। आयशा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं कम लोगों से राब्ता रखती हूँ। खैरियत से लिया था नंबर जी खैरियत से। बस आपसे मिल के आज बहुत अच्छा लगा और थोड़ा दुःख भी हुआ कि आपकी लाइफ़ में इतनी तकलीफ़ें आईं। ऐसे ही मैं काफ़ी तारीफ़ें की आयशा की, वो अच्छी है, प्यारी है, नेचर अच्छी है इसकी। और आप लोगों को तो पता है औरत चाहे कोई भी कैसी हो, तारीफ़ें करने वाले मर्द इनको अच्छे लगते हैं। इसके बाद थोड़ी मज़ीद बातचीत हुई और फ़ोन बंद हो गया। इसके बाद रोज़ाना मैं रात को आयशा को कॉल करता और बात करता। कोई गलत बात ना होती, बस कुछ इसके दुखड़े सुनता, कुछ अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाता। तकरीबन 1 हफ़्ते बाद इसने अपने घर के दरवाज़े भी मेरे लिए खोल दिए। हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर एक दिन मैं इसके घर गया तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले गया, जो बच्चों को बहुत पसंद आया और आयशा को भी। फ़ोन पे मैं इससे सही खुल के बात कर लेता था, लेकिन सामने जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। उन्होंने इसी दिन एक गवर्नमेंट का इदारा जॉइन किया था पार्लर का कोर्स करने के लिए। तो मेरी रूटीन बन गई कि मैं इसको रोज़ाना वहाँ से लेता और घर छोड़ता। थोड़ी देर बैठ के आ जाता और इस वक्त मेरी और आयशा के अलावा घर पे कोई नहीं होता था, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जा चुके होते थे।
अभी तक भी मेरे ज़हन में इसके लिए कोई गलत बात नहीं थी। मैं इसको कोर्स की जगह से पिक करने में सिर्फ़ इसलिए जाता था कि वहाँ और लड़कियाँ भी होती थीं जो फुल लाइन देती थीं। इनमें से एक लड़के महम ने आयशा से दोस्ती सिर्फ़ इस चक्कर में की कि मैं आयशा का कज़न हूँ। महम आयशा से मेरे बारे में पूछती रहती थी और इसका घर भी इसी तरफ था, जिस तरफ आयशा का था। एक दिन इस ने आयशा से कहा कि मेरा रिक्शा नहीं आया, मुझे भी साथ ले चलो, तो आयशा ने ओके कर दिया और वो भी हमारे साथ आ गई। रास्ते में पुल पर एक से माहम ने A1 दही बल्ले खाने की फ़रमाइश फरमा दी, जो हमने कबूल की और खाने चले गए। आज मैंने माहम को पहली दफ़ा बगैर नकाब के देखा तो भला वो एक हसीन लड़की थी। मैं महसूस कर रहा था वो मुझसे लाइन मार रही थी, जो कि आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर आए तो आयशा शरारती अंदाज़ में मुझे कहने लगी, "आज तो बड़ी लाइनें मारी जा रही थी, नंबर दे दूँ इसका?" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं, वो ही मार रही थी, मैं नहीं।" और मैंने सोचा नंबर ले लिया तो इसको बड़ा बुरा लगेगा और दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा, "नहीं, मुझे नहीं चाहिए और आइंदा से आप इसे मत लाना।" इस दिन के बाद मैंने आयशा से बड़ा फ़र्क महसूस किया। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद होती थी और मैं इसको लेने जाता था तो इसकी सहेलियाँ इशारे-इशारे से इसे मेरी तरफ से छेड़ती थीं और मुझे भी वो अच्छी लगने लगी थी। इस सारे मामले को 1 ही महीना हुआ था, अब मैं भी इसको प्रपोज़ करने का सोच रहा था। रोज़ाना मुलाकात के बावजूद रोज़ाना फ़ोन कॉल होती थी, मैं कॉल पे इससे बात खुल के कर लेता था, लेकिन सामने जाके मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन मैंने सोचा इसको बाहर कहीं ले जाता हूँ और वहीं प्रपोज़ करूँगा। हम लोग आइसटेक के आइसक्रीम खाई, लेकिन मेरी हिम्मत बात की ना हुई, तो हम एक गैरिज़न पार्क में चले गए, वहाँ थोड़ी देर टहलते रहे। मैंने भी महसूस किया कि अब वो भी इसी इंतज़ार में है कि मैं इसे प्रपोज़ कर दूँ, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी के आगे मेरी हिम्मत ना हुई और हम घर आ गए। इन दिनों मेरा एक लड़की से अनम से अफ़ेयर था, वो एक अलग कहानी है। वो मुझे रात को 10 बजे अपने घर बुलाती थी। इसका घर सियालकोट के पार्क के पास था। मैं बाइक खड़ी करता, इससे मिल आता। पार्क जाने के अगले मेरी अनम से मुलाकात हो गई। लेकिन इस दिन रात के 10 बजे स्पेशल घर नहीं था आ सकता, तो मैं इसके घर से मगरिब के वक़्त आ गया और आयशा के टाइम स्पीड करने लगा और सोचा कि 10 बजे आ गए तो अनम तरफ चला जाऊँगा। हम लोगों ने 8-9 बजे तक खाना खाया और टीवी देखने लगे और बातें करने लगे। टीवी देखते-देखते इसके बच्चे सो गए। मैं और आयशा आमने-सामने कुर्सियों पर बैठे थे और हमारे पास हीटर चल रहा था। रात की तारीकी में बात करना आसान होता है। मैं इससे बात करना शुरू की और कहा कि आयशा, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मोहब्बत हो गई तुमसे। तो वो कहने लगी, कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं बदनाम नहीं होना चाहती। इस सब में पड़ के अब मुझे पता है वो ये बातें ऊपर-ऊपर से कह रही हैं, अंदर से इसकी भी मर्ज़ी है। तो मैं इसके थोड़ा करीब हो गया और इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। इसके पास मेरे हाथों में उन्होंने छुड़वाने की कोशिश ना की। फिर मैं इसको यकीन दिलवाया कि मुझे वाक़ई इससे मोहब्बत हो गई है और ये भी यकीन दिलवाया कि मेरी वजह से कभी इसकी इज़्ज़त पे कभी आँच नहीं आएगी और अगर कभी ऐसा होने का ख़दशा होगा, तो तुम्हारी इज़्ज़त के लिए मैं पीछे हट जाऊँगा। मेरी इस बात से मुझे वो ज़रा नरम होती दिखाई दी, तो मैं इसका हाथ पकड़ा और उठा। आओ मेरे साथ, इसका जवाब सुने बगैर इसको लेके बेड वाले कमरे में चला गया। साइड से इसको बेड पे धक्का दिए-दिए के लिटा दिया। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मैंने सोचा जो होना था हो गया, अब हिम्मत करो और काम को अधूरा मत छोड़ो। इसको बेड पे अभी लिटाया ही था तो वो कहने लगी कि क्या करने लगे हो? छोड़ दो मुझे। इसने मुझे छोड़ने की बात कही तो थी, लेकिन वो मुझे पीछे करने की कोशिश ना की और बार-बार कह रही थी कि ऐसा ना करो। मैं इसके ऊपर झुका और इसके लिप्स पे किस करने लगा। फिर मुझे कुछ कंफर्टेबल फ़ील ना हुआ, तो मैं इसकी रूम ऑफ लाइट कर दी और इसको किसिंग करने लगा और इसी स्पीड से बेड से नीचे थी। और बाकी जिस्म ऊपर। थोड़ी देर किस करने के बाद इसने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया और हम दीवानावार किसिंग करने लगे। इसके बाद इसने अपने होंठ इसकी गर्दन पे रखे और चूमने लगा। साथ ही वो अपनी ज़ुबान भी इसकी गर्दन पे लगा कि वो इसको चाट रहा था। वो फुल मदहोश हो रही थी। मेरे नीचे होंठों और गर्दन पे किस करते-करते मैं इसकी कमीज़ में हाथ डाला और कमीज़ ऊपर करना शुरू कर दी। जिसमें आयशा ने मेरा भरपूर साथ दिया और अपनी कमर उठा के कमीज़ ऊपर करने में मेरी मदद की। मैंने इसकी कमीज़ इसके ब्रेस्ट से ऊपर कर दी थी और इससे सफ़ेद दूध नज़र इसके बरा में कैद हो मेरे हाथों में थे। मैं इनको दबा रहा था और अपने होठों से इसके लिप्स का रस पी रहा था और इस भी सिचुएशन को खूब एन्जॉय कर रहा था।
इस बात का अंदाज़ा मुझे इसकी सिसकियों से हो रहा था। फिर जो ही मैं इसकी बरा ऊपर की, आयशा के मोटे और फुल तने हुए दूध मेरे सामने आ गए। मैंने इसके होठों को छोड़ा और उसके दूध पे लपका और निपल्स मुँह में लेके चूसने लगा और हाथ से आयशा के मुँह में दबाता रहा। निपल्स सक करने से वो दोबारा हॉट हो चुकी थी। मैंने कोई 10 मिनट इसके मुँह में चूसे और फिर मैं आहिस्ता से नीचे को आया। अब मैं इसके पेट और कमर पे ज़ुबान फेर रहा था। फिर जो ही इसकी सलवार को हाथ डाला तो इसने एक दफ़ा फिर मुझे रोकने की कोशिश की। आयशा, बस कर दो प्लीज़, इससे ज़्यादा नहीं। इसने ये बात इल्तिजाया लम्हे में कही थी, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने सोचा अगर इतना करके छोड़ दिया तो कल मुझे घर ही नहीं घुसने देगी। एक दफ़ा मार लूँगा तो काफ़ी होकानी हो जाएगी, फिर मना नहीं करेगी। मैंने इसकी सलवार नीचे की जो आराम से ही उतर गई। मैंने इसकी दोनों टाँगें खोल के अंधेरे में ही इसके नीचे मुँह रखा और इसको चाटने लगा और इस वक़्त भी फुल गीली थी। लेकिन मेरी ज़ुबान का लम्स लगते ही वो बनहानी की मछली की तरह तड़पने लगी। मैं भी फुल जोश से इसके नीचे चाटता रहा और फिर इसमें फ़िंगर्स करने लगा। अब वो लेने के लिए फुल तैयार हो चुकी थी। मैंने आयशा को चाटते-चाटते ही अपनी पैंट खोली और अंडरवियर नीचे कर लिया। मेरी इस कार्रवाई का इसको इल्म नहीं था। फिर अचानक से अपना मुँह इससे हटाया और इसकी गिली इसमें एक एक ही झटके में अपना वो डाल दिया। इस सरप्राइज़ से वो एकदम तड़प उठी और इसके मुँह से साख्ता निकला, हाय मैं मर गई। फिर उसे एहसास हुआ कि मेरा अंदर जा चुका है। क्या बताऊँ यार, वो बहुत टाइट थी। इसकी शायद पिछले 8-10 साल से कोई नहीं ले रहा था, इसलिए इसके दोनों पीछे भी ऑपरेशन हुए थे बच्चे इस डाइट की वजह से। एक वजह ये भी थी कि जब मेरा पूरा 6 इंच का वो अंदर चला गया तो वो झटके मारने के लिए शुरू हुए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा था इसकी वो मारने का। तो थोड़ी देर गुज़री होगी मुझे झटके मारते हुए, इसने भी अपनी उठा-उठा के मेरा साथ देना शुरू कर दिया। इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे हर झटके पे वो हाय और आह की आवाज़ निकाल रही थी, जिससे मेरे जोश में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। आयशा की जुदाई करते वक़्त मुझे 10 मिनट गुज़रे होंगे कि मेरे जिस्म का सारा खून की तरफ जमा होने लगा। अब मैं तेज़-तेज़ फुल जोश से धक्के मार रहा था और ऐसे ही तेज़-तेज़ झटके मारते हुए मैं इसके अंदर ही